हेलो स्टूडेंट्स, आपका लास्ट वीडियो में हम आपको डिफाइन किए थे केमिकल शिफ्ट क्या होता है, सील्डिंग डीसील्डिंग का कंसेप्ट क्या होता है। अब हम आते हैं, देखिए केमिकल शिफ्ट के बेसिस पे आपका एक जो आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्केल्स फॉर द केमिकल शिफ्ट। ठीक है, तो हमने कहा था कि केमिकल शिफ्ट का हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से आपका प्रपोज किए थे। देखिए हमने कहा था सी केमिकल शिफ्ट, हमने इसको लिखा था डेल्टा से लिखते हैं इसको। ठीक है ना, ये अपने आप में एक स्केल है किसी भी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई दैट इज प्रोटॉन के आपका सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए कि किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका अपना सिग्नल दे रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए आपका केमिकल शिफ्ट का हमने प्रपोजल दिया था। तो उस केमिकल शिफ्ट को हम दो डिफरेंट टाइप के स्केल्स के थ्रू डिफाइन करते हैं। एक होता है डेल्टा स्केल फॉर द केमिकल शिफ्ट। ठीक है, तो डेल्टा स्केल के अकॉर्डिंग होता है कि आपका केमिकल शिफ्ट डेल्टा इक्वल टू फॉर्मूला हमने कल डिफाइन किए थे लास्ट वीडियो में, म्यू एस माइनस म्यू टीएमएस डिवाइडेड बाय म्यू ओ। ये जो ऊपर वाला वैल्यू था ये हर्ट्ज में होता है, ये आपका मेगा हर्ट्ज में होता है। ठीक है ना, तो यहां से हमने कहा था कि एक तरह से एक पर्टिकुलर कंपाउंड के स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करते समय आपका म्यू ओ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी तो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कैसे होगा भैया, एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर आपका प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी होती है, उसी को हम एक तरह से क्या मान के चलते हैं, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी। जैसे हम कहते हैं 1.41 टेस्ला पे यदि आप क्या कहते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं तो उस समय आपका क्या है, जो आपका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगा वो 60 मेगाहर्ट्ज का होता है। बाय चांस आप 2.35 टेस्ला का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आपका क्या होता है, 100 मेगाहर्ट्ज का होता है। बाय चांस आप बहुत हाई वैल्यू रख लेते हैं, जैसे 7 टेस्ला आपने एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ पुट कर दी या अप्लाई कर दिया, तो उस समय आपका जो आपका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगा 300 मेगाहर्ट्ज का होगा। तो ये वेरी करते रहेगा अलग अलग एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उसका फॉर्मूला होता था म्यू ओ इक्वल टू न्यू बीटा एच जीरो डिवाइडेड बाई आई इंटू एच। इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपका वेरियस आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है एच जीरो, उस पर आप इन वैल्यूज को, ये सारे वैल्यू आपका एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के लिए कांस्टेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए सब कुछ हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो आपका उनको पुट करेंगे तो आपका म्यू की जो वैल्यू निकलेगी, म्यू ओ की वैल्यू, जिसको हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि आपका ये तो फिक्स रहेगा, म्यू टीएमएस भी एक तरह से कांस्टेंट होगा, वेरी करने वाला फैक्टर क्या होगा, म्यू एस होगा केवल। ठीक है, जैसे वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके प्रोटॉन हमने कहा टीएमएस के प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में मोर डीसिल्डेड होते हैं, तो मोर डीसिल्डेड होंगे तो उनका जो क्या होगा, आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी म्यू एस का सैंपल के प्रोटॉन का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो आपका टीएमएस के प्रोटॉन के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा ऑलवेज। ये तो लगभग क्लियर है कि टीएमएस के प्रोटॉन मोर शिल्डेड होते हैं कंपेयर टू ऑर्गेनिक प्रोटॉन से। ठीक है, इसलिए टीएमएस को हम क्या कहते हैं, एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं। एक और रीजन भी होता है टीएमएस को एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड लेने के लिए कि वो हाईली वॉलेटाइल होता है। तो जैसे आपका क्या है, हमारा एनएमआर डिटेक्शन पूरा हो गया तो हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा हीट करके उसको इवेपोरेट कर लेंगे, ये वॉलेटाइल हाईली वॉलेटाइल इन नेचर होता है तो एलिमिनेट कर जाएगा वहां से। तो आपको क्या है, जो केमिकल है वो वेस्टेज नहीं होगा, वो भी आपका बेनिफिट हो सकता है। लेकिन इसके प्रोटॉन हाईली सील्डेड होते हैं, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में मान के चलते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोटॉन, अब कुछ एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट बाद में हम आएंगे, तो एनिसोट्रॉपिक के कारण कुछ क्या आपका क्या है, प्रोटॉन इससे भी ज्यादा सील्डेड रीजन में रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोटॉन का जो आपका क्या है इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है वो मोर डीसिल्डेड होगा कंपेयर टू टीएमएस प्रोटॉन से। तो मोर डीसिल्डेड होगा तो उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जो हम लास्ट वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं काफी कुछ। ठीक है ना, तो वहां से आप डिफाइन कर लेंगे तो ये बड़ा होगा, इसमें से इसको रिड्यूस करेंगे तो ये अपॉन म्यू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आती है क्या, केमिकल शिफ्ट की, जिसको हम किसमें लेते हैं, पार्ट पर मिलियन में हम क्या पुट करते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां से आपका एक स्केल क्रिएट हो गया। देखिए ये होगा ना, देखिए ये हो गया आपका 0 to 10। ठीक है,
ये डेल्टा किसमें, डेल्टा मतलब केमिकल शिफ्ट डेल्टा इन पार्ट पर मिलियन में आप यदि पुट करते हैं तो ये आपका 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर ये 10। ठीक हो गया। तो ये आपका केमिकल शिफ्ट का डेल्टा स्केल क्या है, ये डेल्टा स्केल के अकॉर्डिंग केमिकल शिफ्ट का आपका क्या है, स्केल है आपका। ठीक है। तो इसमें देखिए ये 0 पॉइंट जो होता है वो टीएमएस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। कैसे, अब देखिए जिसमें आपका केवल क्या होगा, कंटेनर के अंदर आपका क्या है, वो जनरली हम क्या करते हैं, एक टीएमएस लेते हैं और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन मोर डीसिल्डेड होंगे तो उनका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ज्यादा होगा, टीएमएस का थोड़ा सा कम होगा, तो एक सर्टेन वैल्यू आएगा, डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो एक सिग्निफिकेंट 0 to 10 के बीच की वैल्यू आपका क्रिएट होगी। ठीक है। लेकिन बाय चांस आपका खाली आपने टीएमएस ही टीएमएस लिया होगा तो उसमें सैंपल भी टीएमएस ही होगा और आपका रेफरेंस भी टीएमएस ही हुआ, तो ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए टीएमएस का डेल्टा वैल्यू हम कितना मान के चलेंगे, 0। ठीक है ना। टीएमएस को 0 पॉइंट क्या है लेवल आप कंसिडर कर लिए, वहां से आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन जितना ज्यादा डीसिल्डेड होंगे उनका म्यूएस क्या होगा, टीएमएस से उतना ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू उतनी बढ़ी होती है, बड़ी आती रहेगी, डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो आपका 0 to 10 के बीच में आपका ऑब्टेन्ड होगा। इसमें आपका जो ये वाला रीजन होता है उधर का, ये कहलाता था आपका सील्डेड रीजन। ठीक है ना। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके प्रोटॉन का केमिकल शिफ्ट कम आया होगा, बहुत कम, 1 2 3 0 इनके आसपास आया होगा, दीज प्रोटॉन्स विल बी कॉल्ड एज सील्डेड प्रोटॉन। ठीक है। या सील्डेड रीजन को लो या सील्डेड कह लो, प्रोटॉन सील्डेड रीजन क्या है, प्रोटॉन का रीजन। ठीक है। एक हो गया आपका डी सील्डेड रीजन या डी सील्डेड प्रोटॉन्स, जिन प्रोटॉनों का आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा आपका डीसिल्डिंग होगी तो म्यूएस की वैल्यू म्यू टीएमएस से उतनी बड़ी होगी, तो ये डिफरेंस उतना बड़ा आएगा, डिवाइडेड बाय म्यू करेंगे तो ये भी उतना बड़ा आएगा, तो ये हायर वैल्यू जो होती है वो डीसिल्डेड कहलाती है। ठीक है ना। ये लीनियर स्वीप मेथड के अकॉर्डिंग आपका क्या, लीनियर स्वीप मेथड के अकॉर्डिंग सील्डेड डीसिल्डेड कहते हैं। लो केमिकल शिफ्ट वालों को सील्डेड कहते हैं, हाई केमिकल शिफ्ट वालों को क्या कहते हैं, डीसिल्डेड कहते हैं। एक दूसरा जो आपका कंसेप्ट था जिसको हमने क्या कहता है, फील्ड स्वीप मेथड कहा था। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, जो लो केमिकल शिफ्ट वाले होते हैं इनको हम क्या कहते हैं आपका अप फील्ड और इनको कहेंगे आप डाउन फील्ड सिग्नल। ठीक हो गया। तो ये कंप्लीट स्केल है, स्केल में ध्यान रखिएगा, लो केमिकल शिफ्ट वालों को सील्डेड या अप फील्ड सिग्नल्स कहेंगे। ठीक है। और हाई केमिकल शिफ्ट वालों का को क्या कहेंगे, डीसिल्डेड सिग्नल कहेंगे, या उन प्रोटॉन को डीसिल्डेड प्रोटॉन्स कहेंगे, और उनका जो सिग्नल होगा वो डाउनफील्ड सिग्नल कह सकता है उसको। ठीक है। अब कोई एग्जैक्ट रेंज नहीं कि यहां से डाउनफील्ड यहां से अपफील्ड, रिलेटिव होगा। दो सिग्नल है, एक 4 पे मिल रहा है, एक 6 पे मिल रहा है, तो 6 वाले को डीसिल्डेड कहेंगे, 4 वाले को सिल्डेड कहेंगे उसके रिस्पेक्ट में आप। ठीक है। तो ये आपका केमिकल शिफ्ट का क्या है, डेल्टा स्केल हो गया। देन एक और स्केल आता है आपका जिसको हम क्या कहते हैं, टाउ स्केल कहते हैं। ठीक है ना। टाउ स्केल फॉर केमिकल शिफ्ट कहता है कि ऑलवेज टाउ में जो वैल्यू आएगी टाउ स्केल में वो कितना होगा आपका 10 माइनस डेल्टा। ठीक है। 10 माइनस डेल्टा क्या है, जैसे सपोज आपका कहीं पे 8 आ रहा है आपका डेल्टा स्केल में वैल्यू, तो आपका 8 करेंगे तो 10 माइनस 8 इक्वल टू टाउ में कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। जो वैल्यू आपका डेल्टा स्केल में बड़ी दिख रही है, टाउ स्केल में वही वैल्यू आपको क्या दिखेंगी, छोटी दिखेंगे। तो यदि आप डेल्टा है टाउ स्केल कहेंगे तो टाउ स्केल के अकॉर्डिंग आपका ये हो गया आपका। ठीक है। आपका उस समय क्या होगा आपका, ये यहां क्या होगा, यहां 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया। ये दिख रहा है ना, 10 माइनस डेल्टा करा, 10 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 10 माइनस सपोज 4 है, डेल्टा स्केल में आपका वैल्यू 4 है, तो 10 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, टाउ स्केल में 6 आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो स्केल बना रखा हमने वो कौन सा स्केल है, टाउ स्केल है। दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं आपका। एक में वैल्यू बड़ी होगी तो दूसरी वैल्यू कम होगी। 10 माइनस डेल्टा इक्वल टू टाउ, या आप कह सकते हैं कि आपका टाउ माइनस 10 इक्वल टू डेल्टा भी कह सकते हैं आपको। तो ये दो डिफरेंट टाइप के स्केल्स जिनकी हेल्प से आप क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट का क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ये दिमाग में रखना है, जिस प्रोटॉन का जितना ज्यादा डीसिल्डिंग या जिसके एनवायरनमेंट में जितना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
उसके लिए म्यूएस उतना बड़ा आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टीएमएस, तो ये वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, तो डिवाइडेड बाय म्यू ओ करेंगे तो वो भी आपका क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, इसे केमिकल शिफ्ट को आप थ्योरेटिकली डिफाइन करना चाहो, डेफिनेशन देना चाहो, तो आप कह सकते हैं कि आपका शिफ्टिंग ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द टीएमएस प्रोटॉन, चलिए प्रोटॉन ऑफ द सैंपल विथ रिस्पेक्ट टू द टीएमएस। ठीक है, सैंपल के प्रोटॉनों के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टीएमएस प्रोटॉन, ये भी कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल शिफ्ट। ठीक है, अब देखिए एक जनरल रफ में आपको डेल्टा स्केल के अकॉर्डिंग दिया है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका एक जनरल एवरेज में आपको क्या कर रहा हूं, रेंज बता रहा हूं। ठीक है, बाद में आगे जाकर जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आप बड़ा हेल्पफुल होगा ये। तो एक मैं आपको जनरल चार्ट बना देता हूं, देखिए इस चार्ट से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा भी आगे जाकर। ठीक है, ये है CH, सैचुरेटेड जो आपका क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स होंगे, उनका सिग्नल होगा 0 to 1.5 की रेंज में। ठीक है, देन एलाइलिक टाइप जो होगा, डबल बॉन्ड के बगल वाले पोर्शन पे आपका हाइड्रोजन है, अब वो डबल बॉन्ड ये भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड C इसके एडजेसेंट पे भी हो सकता है। ठीक होगा ना, C डबल बॉन्ड C के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन। ठीक है, जहां पर भी डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन होगा उसको एलाइलिक टाइप कह सकते हैं आप। ये एग्जैक्ट एलाइलिक नहीं हुआ, एलाइलिक एग्जैक्ट ये हुआ वैसे, लेकिन एलाइलिक टाइप का मतलब ये समझो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर आपका हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N जो भी होगा आपका, उसके जस्ट बगल में हाइड्रोजन होगा, तो ये। और एक ये होता भी है ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइड्रोजन भी आपका एलाइलिक रेंज 1.5 to 2.5 के बीच में बिलोंग करता है। ये डेल्टा वैल्यू है, किसमें आएंगे ये सारी वैल्यू, पार्ट पर मिलियन में। ठीक होगा ना इतना। देन उसके बाद आपका जो 2.5 से 4.5 का अप्रोक्स रेंज है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर, कुछ आपके इंडक्टिव या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स जो भी हैं, उससे हल्का सा आपका ऊपर नीचे भी वेरिएशन आ सकता है, लेकिन लगभग इस रेंज में आपके मोस्ट ऑफ द प्रोटॉन्स अपना सिग्नल अपीयर करेंगे। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन होगा, क्यों ना, तो उनका जो रेंज होगा आपका वो कितना होगा, सॉरी डबल, ये है YH ऐसे कैसे, ठीक है ना, एक मिनट, इसको हम ऐसे लिखें, Y ऐसे लिख लो इसको। ठीक है ना, ये है जिस कार्बन से आपका Y जुड़ा हुआ, Y हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या तो हेलोजन होगा, या आपका नाइट्रोजन होगा, या आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक हो गया, तो ये आपके हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये जो भी चलेंगे, तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसी से यदि हाइड्रोजन अटैच्ड है तो आपका क्या होगा, 2.5 to 4.5 के रेंज में इनका सिग्नल अपीयर होगा आपको। ठीक है, देन 4.5 से 6.5 के बीच में ये होता है आपका कौन सा रेंज, ये डबली बॉन्डेड कार्बन से H जुड़ा होगा तो उनका रेंज ये अप्रॉक्स रेंज है। ठीक है, कोई इसको 6 तक भी लेके चल देता है। एरोमेटिक रेंज होता है आपका अप्रॉक्स 6.5 से 8 के आसपास का होता है। 8 के ऊपर जो आपका रेंज होगा ये होगा, जैसे 8 से अप्रॉक्स 10 ले लो, या जो भी 11 10 तक वैसा अप्रॉक्स मानते हैं। C डबल बॉन्ड O वाले हाइड्रोजन है, या आपका डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, या डायरेक्ट आपका क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH तो लिख देना। तो इस टाइप के जो हाइड्रोजन होते हैं वो आपका इस रेंज में आएंगे आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अप्रॉक्स आपका एक रेंज है। सैचुरेटेड केस ये हो गया 1.5 से बिलो, देन एलाइलिक टाइप का रेंज, और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से H जुड़ा है तो उनका भी रेंज 2.5 और 1.5 के बीच का होगा, केमिकल शिफ्ट डेल्टा स्केल में है। और जिस कार्बन से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है उससे, लाइक हेलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो उससे H जुड़ा हुआ है तो आपका रेंज ये रहेगा। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से H होगा तो आपका ये रेंज रहेगा। एरोमेटिक कार्बन से H जुड़ा होगा, एरोमेटिक रिंग के कार्बन से, तो आपका ये रहेगा 6.5 to 8। और
8 से ऊपर को आपका C डबल बॉन्ड OH इस टाइप के आपके जो क्या होंगे प्रोटॉन्स होंगे या स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, वो अपना सिग्नल अपीयर करेंगे। ये अप्रॉक्स रेंज है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भी आपका एल्कीन बिल्कुल 6.5 से ऊपर नहीं जा सकता है, या बेंजीन आपका 8 से ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है ना। लगभग का रेंज है, इसमें हल्का सा वेरिएशंस आ सकता है, ठीक है। तो इस जनरल चार्ट के थ्रू यदि हम चलेंगे तो काफी कुछ आपको क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल जाएगा। लेकिन कहीं पे मैंने कहा कुछ फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपका हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हो, या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, या कोई अदर रीजन हो जिस कारण से शिफ्टिंग आ सकती है, पार्शियल शिफ्टिंग इस पर्टिकुलर आपका गिवन रेंज से, ठीक है ना। चलिए इतना मेरे ख्याल से इस वीडियो में आप समझेंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जब हम आगे को न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे आपको काफी कुछ कंफर्ट फील होगी, ठीक है। चलिए थैंक यू।